स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अली मैथ रिसर्च सेंटर में। आज का वीडियो और आज का जो सेशन है इसमें सिर्फ और सिर्फ बेहतर से बेहतर प्रश्न आज लेके आए हैं और इसमें जो एग्जाम में प्रश्न बने हैं वो सारे के सारे आज हम प्रश्न लेके आए और बिल्कुल शॉर्ट मेथड से। ठीक है, कोई बेस मेथड नहीं होगा, बिल्कुल शॉर्ट मेथड होगा। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट होगा। देखो, जैसे मैंने एक हल्का सा एक प्रश्न लिया आपके सामने। पहला प्रश्न है 1/1 गुणा 4, बीच में चिन्ह प्लस का, 1/4 गुणा 7 और प्लस में 1/7 गुणा 10 और प्लस में 1/10 गुणा 13, प्लस में डॉट 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 लिखा है 1/26 और प्लस में 29। इस सवाल का आंसर हमें बताना है और ये सवाल आपका एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है, आज सिर्फ और सिर्फ अच्छे और बेहतर से बेहतर प्रश्न आपके सामने लेके आए। तो इस प्रश्न को देखो करने के लिए एक बेस मेथड होता है, बट आज के जो प्रश्न लेके चलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट मेथड होंगे। ठीक है, और ऐसा तरीका जो तुमको लगेगा कि हाँ यार हमें बेस्ट तरीका मिला है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक अपना पॉइंट याद रखें कि जो संख्या आपको ये दी है लास्ट की 26 और प्लस में 29। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप लास्ट का जो अंक है 29, ठीक है, इसको आप याद कर लें। जो 29 है तो 29 को 29 ही अभी हम रहने देंगे और ये पता करेंगे कि ये जो प्रश्न है क्या इनके बीच में अंतर समान है। देखो, क्या इनके बीच में अंतर समान है? सभी में 3-3 का अंतर है, बोलो है कि नहीं? तो आप मेरे मित्र क्या करेंगे कि लास्ट का अंक उठाएंगे 29 में -1 कम कर देंगे। ठीक है, और बटे में आप लास्ट का ये अंक उठा लीजिए 29 और गुणा कर दीजिए 3 का, क्योंकि अंतर कितने का है? 3 का। तो ऊपर हमारा बचा 28 बटे और 29 3 87। हम कह सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? 28 बटे 87। ठीक, तो ऐसे बहुत से बढ़िया प्रश्न आज की क्लास में लेके आए हैं। ठीक है, और आप सभी लोग जुड़े रहें वीडियो के अंत तक, आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, अब जैसे अगला सवाल लेके चलेंगे हम। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 2 घंटा 30 मिनट में एक निश्चित दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर तय करती है। ठीक है, उसी दूरी को 4 घंटे 45 मिनट में तय करने के लिए उसे अपनी चाल को कितना बढ़ा देना चाहिए। चलिए देखो, ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले, अगर पहले देखा जाए कि एक रेलगाड़ी जो है वो 2 घंटा 30 मिनट में एक निश्चित दूरी को तय करती है और उसकी चाल थी तब 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कहीं ना कहीं हम ये चीज सोचेंगे कि इसने कितनी दूरी को कवर किया होगा। तो अगर हमें समय दिया है और एक निश्चित दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और चाल दिया है, यहां से देखो, यानी इसने समय दिया है और चाल दिया है, और जब समय और चाल दिया होता है तो हमें दूरी का पता करना पड़ता है। तो जो दूरी होती है वो दूरी बराबर होता है, हम देख सकते हैं स्पीड गुणा टाइम। अब देखो यहाँ पे जो स्पीड है वो दे रहा है 20 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 घंटा में अगर 20 किलोमीटर, तो ये जो लिखा है 2 घंटा 30 मिनट, इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 घंटा 30 मिनट को चेंज करें घंटे में, तो मेरे भाई हम इसे लिख सकते हैं 1/2 और 2 दूनी 4 और 1 मेरे भाई बच्चे क्या होगा? 5/2। ये जो 5/2 निकला है ये हमारा 1 घंटा निकला है, कि मतलब ये जो निकला है ये 5/2 ये हमारा घंटा है। तो अगर हम 20 किलोमीटर 1 घंटा में जाते हैं तो 2.5 घंटा में हमें जाने में जो समय लगेगा हम लिख सकते हैं 5/2, यानी ये कटा आपका 10 और 10 पना 50 किलोमीटर की दूरी को उसने कवर किया। बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, हमने क्या कर लिया, हमने डायरेक्ट पता कर लिया कि डिस्टेंस बराबर होता है एसपी इंटू टाइम, यानी स्पीड गुणा टाइम, मल्टीपल किया हमें मिल गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 50 किलोमीटर हमें ये चीज मिल गई। अब कह रहा है कि उसी दूरी को 4 घंटे 45 मिनट में तय करना है। कितने में? 4 घंटे 45 मिनट में तय करना, दूरी तो सेम है। तो आप ऐसा करिए, ये जो डिस्टेंस दिया है, ठीक है, हमें पता चला है डिस्टेंस है 50,
और इसी को कवर करना है 4 घंटा 45 मिनट में। तो मेरे भाई हम 4 घंटा 45 मिनट को लिख सकते हैं 45/60, इसे पूरा घंटे में चेंज कर लेते हैं। तो 15 3 45 और 15 चौको 60, 4 चौको 16 और 16 3 कितना हो गया आपका 19/4। ये हमें निकल के आया समय कि हमें इतने में अगर कवर करना है तो हमें कितनी चाल को बढ़ा देना चाहिए। तो चाल बराबर स्पीड बराबर होता है मेरे प्यारे भाई दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। तो 50/19/4, 4 आपका ऊपर जाएगा तो लिखेंगे 50 × 4 और बटे में 19, यानी यहाँ हो गया आपका 200 और 200/19। और जब इसका हम भाग देंगे तो 19 धामन होता है 190, यानी 10 बार ऊपर बचा 10 और भाग दिया 19 से, यानी इतनी चाल उसको और बढ़ा देना चाहिए। बस उसने ये पूछा, ज्यादा कुछ भी सवाल में नहीं था, ठीक है, कुछ नहीं पूछा था इसने, बस ये कह रहा था कि अगर हमें 4 घंटा 45 मिनट में ये वाली दूरी को कवर करना है तो हमें कितनी चाल बढ़ा देनी चाहिए। तो हमें 10 सहित 10/19 किलोमीटर पर घंटा इसकी चाल को बढ़ा देना चाहिए, जो कि पहले चाल थी हमारी 20 किलोमीटर पर घंटा, और इतनी चाल और ये बढ़ा दे तो हम ये कह सकते हैं कि ये मेरे प्यारे बच्चे निकला है कि कितनी चाल उसे बढ़ा देना चाहिए, कितना बढ़ा देना चाहिए। तो 10 सहित 10/19 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से इसको बढ़ा देना चाहिए। बताइए आप सभी को समझ में आ गया सवाल? ठीक है, यदि सवाल में कोई भी डाउट हुआ करे किसी भी प्रकार का तो कमेंट में डाल दिया करें, ठीक है, उस सवाल को दोबारा बता देंगे। अब जैसे एक ये सवाल आपका एग्जाम में आया है, ठीक है, बेहतर सा सवाल है। अब इस सवाल को करने के लिए बच्चों को बहुत डाउट रहता है। हम सीधे सीधे सरल सवाल तो बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो कठिन प्रश्न होते हैं, जो अच्छे सवाल होते हैं, जिनका एग्जाम में बहुत महत्व होता है और जो ज़्यादा से ज़्यादा बार एग्जाम में प्रश्न बने। देखो अगर ये सवाल आपका मेरे दोस्त इस प्रकार का होता, जैसे 6 प्लस अंडर रूट में 6 प्लस अंडर रूट में 6 और प्लस अंडर रूट में 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर इस प्रकार होता तो काफ़ी टीचर ये कहते हैं कैसा करिए, आप 6 के गुणनखंड पता कर लीजिए 3 × 2, जो बड़ा नंबर है यहाँ पे अगर प्लस है तो बड़ा आंसर होगा, अगर माइनस है तो यहाँ पे छोटा आंसर होगा, ठीक है। तो अब इस सवाल को कैसे किया जाए, ठीक है, ये सवाल आपका एग्जाम में बना हुआ है। तो मेरे भाई आपको देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इस सवाल को करने के लिए एक हल्का सा फार्मूला होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे भाई, फार्मूला होता है 1 + √4a + 1 और बटे में 2, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है हम चेक नहीं करेंगे, हम सब चेक करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं वहां पर भी रख के, जैसे एक सवाल अभी आपने लिखा था 6 + √6 प्लस अंडर रूट में फिर 6 प्लस अंडर रूट में फिर 6 प्लस डॉट 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 ये। अच्छा, इसका भी हमने आपको आंसर ये बताया था कि अगर हम इनके गुणनखंड पता कर लें, किसके, सिर्फ 6 के, ऐसे गुणनखंड जिनका जीसीडी 1 हो, यानी एचसीएफ 1 हो, तो मेरे भाई 1 तो 3 2 3 2 3 2, हमने ये तुरंत कहा कि भैया ऐसा करिए, इसमें अगर चिन्ह प्लस का है तो बड़ा उत्तर ले लो, अगर माइनस है तो छोटा उत्तर ले लो। ये प्लस है तो इस फार्मूले से चेक करके देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे 3 उत्तर बनेगा। चलिए चेक करते हैं, पहले सवाल को देखते हैं। जैसे हमने ये लिखा आपके सामने कि जो ए है वो यहाँ पे 6 होगा, ए की जो वैल्यू होगी वो 6 होगी, और हम उत्तर निकाल के देखते हैं, इसी कैलकुलेशन में रखते हैं। यानी 1 + अंडर रूट मेरे प्यारे भाई 4a, या हम ऐसा कर सकते हैं ए के स्थान पे 6 कर दें और प्लस में कर दें 1 और बटे में रख दें 2। अच्छा, आगे जो हमने देखा मेरे दोस्त 1 + 6 चौको 24 और 1 25, अंडर रूट 25 हो गया और बटे में आ गया आपका 2। अब आप हमें ये बताइए कि ये जो बाहर निकलेगा ब्रैकेट से, तो सॉरी रूट से निकलेगा, तो 1 + 5 और बटा में 2 लिख सकते हैं 6/2। तो बताओ आपका उत्तर 3 आया कि नहीं आया? देखो वही चीज बनी कि नहीं बनी? तो जब ये फार्मूला इस सवाल में सेटिस्फाई है तो कहीं ना कहीं इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस चीज को देख लेते हैं कि क्या इसमें ये चीज बनेगी। बिल्कुल बनेगी, अगर ये बना है तो आगे भी आपका ये बन के रहेगा। जैसे हमने ए का स्थान जो रखा, वो ए का स्थान हमने यहाँ पे 3 रखा, ठीक है, क्योंकि 3 होगा यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं भैया 1 + रूट में 4 × 3 और प्लस में 1 कर दीजिए, तो बटे में रखिए 2।
तो यहाँ हो गया आपका 1 प्लस मेरे प्यारे बच्चे 4 3 12, ठीक है 12 और 1 13 और बटे में तो एक आपका उत्तर ये हो गया 1 प्लस √13 और बटे में 2 आपका एक ये प्लस उत्तर हो गया। और जब आप इसका मान निकालेंगे √13 का जो मान होता है वो मान ये होता है, √13 का मान जो होता है वो होता है 3.666। आगे भी ऐसे ही होगा। तो हम पॉइंट के बाद में 2 अंक लेते हैं, इसके आगे हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप ऐसा करिए, अगर यहाँ पे मान हम रख दें 1 प्लस 3.666, ठीक है, आप 2 अंकों तक रखें, तो ये हो गया आपका 4.66। तो इसमें 2 का जब भाग देंगे, क्योंकि बटे में तो 2 है, और जब 2 का भाग देंगे तो हम लिख सकते हैं 2.33, एक इसका उत्तर ये बन जाएगा। बट आपको इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम आपसे बस इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर ये आपका ऑप्शन में है तो आप इसको टिक लगा दें, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको भी टिक लगा सकते हैं। हाँ, अब रही बात इसकी कि ये जो अंडर रूट में ऐसी वैल्यू होती है जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, उन्हें कैसे ज्ञात किया जाता है, तो जब भी वीडियोस का बनाएंगे, अगर आप लोगों की मांग रही तो आगे भी इसका क्लास लेके यानी इसकी वीडियो हम आपको बता देंगे कि ये किस प्रकार से हमारा एग्जाम में या हम लोग कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई अब इसके बारे में देखो, अगला सवाल लेके चलते हैं। ठीक है, बढ़िया सा एक बेहतर सा, जैसे अगला सवाल है आपका, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है और बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या कह रहा है, x बटा वाई और प्लस में y बटा x, ठीक है, और रूट में दिया है x² प्लस y² का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो याद रखना ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न जब भी तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, ठीक है, चतुर्थानुपाती ज्ञात करने के लिए बोला जाता है तो वो सवाल हमेशा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का होता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि उसी में इस प्रकार के सवाल आते हैं। अनुपात का कोई भी सवाल होता है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंतर्गत आता है। अब देखो ये जो प्रश्न है वो ये कह रहा है कि x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स है और x² प्लस y² रूट में का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो देखो जब भी तुम्हें तृतीयानुपाती ज्ञात करना हो, भाई सोच लेना बहुत अच्छे से, जब भी आपको तृतीयानुपाती पता करना हो तो आप ये कहेंगे कि अगर हम सेकंड का स्क्वायर कर दें और बटे में पहली संख्या रख दें तो वही हमारा तृतीयानुपाती निकल के आता है। देखिए जो प्रश्न है आपका वो इस प्रकार है, दिया है अंडर रूट में x² और प्लस में y², बटे में रखा है x बटा वाई और प्लस में y बटा x, यही होता है इसका तृतीयानुपाती। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि सेकंड का स्क्वायर और बटे में पहली संख्या, तो सेकंड का आप स्क्वायर कर दीजिए, जैसे करेंगे तो ये आपका हट जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर और ये वर्गमूल एक दूसरे से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे आपका बचा x² और y² बटे में आप लिख सकते हैं xy बटे में y प्लस x कर लीजिए। आप ऐसे इन सवालों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब सुनिए, इनको सॉल्व करने के लिए हम ये जानते हैं, जैसे लिखा है 3/4 और प्लस में 5/9, तो हम ये कहते हैं कि 4 और 9 का आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 36, और 4 9 36 और 9 3 27 और प्लस में 9 चौको 36 और 5 चौको 20, यानी आप कह सकते हैं कि 57/36 इसका आंसर हो जाएगा। बट अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या करें, इसको सॉल्व करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि x और y यानी y और x का आप सबसे पहले एलसीएम लीजिए, तो इनका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा xy, चाहे yx कह दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। y का भाग इसमें दो तो y से y कट गया, बचा क्या x, और x का जब x में मल्टीपल होता है तो हम सभी जानते हैं कि x² मिलता है, और प्लस में प्लस लगा है प्लस लगा दो, और x का x में भाग देंगे तो कट जाएगा, बचा y, और y गुणा y होगा आपका y², क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब दो समान संख्याओं का मल्टीपल होता है तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर मिलता है, और जब दो समान संख्याओं का 3 बार मल्टीपल किया जाता है तो हमेशा वो घात रूप मिलता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है। तो मेरे भाई ऊपर आप जानते हैं कि ऊपर आपने रखा है x² प्लस का y², ये आपका कट गया, तो बताओ आपका आंसर क्या आ गया xy। बोलो सभी को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, हम अगला सवाल लेके चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, और ये भी सवाल आपका एग्जाम में बना है, कह रहा है कि 3 व्यक्ति एक 1200 रुपए में करने के लिए वो ठेका लेते हैं, करार करते हैं मतलब ठेका लेते हैं।
उनमें पहला व्यक्ति जो है वो 8 दिन में, और दूसरा 12 दिन में, और तीसरा 16 दिन में करता है। इसके बाद में इन तीनों से काम नहीं हो पा रहा था समय पे, तो इसलिए इन्होंने एक प्लान बनाया और ये कहा कि चौथे व्यक्ति की भी सहायता ली जाए। और जैसे ही चौथी व्यक्ति आया तो उसने 3 दिन में कार्य को समाप्त कर दिया, सभी ने मिलकर, ठीक है, सबने मिलकर कार्य को 3 दिन में समाप्त कर दिया। तो कह रहा है कि चौथे व्यक्ति की राशि कितनी है, हमें ये सवाल बताना है कि चौथे वाले व्यक्ति की राशि कितनी है। तो देखो भाई, जो ठेके वाले प्रश्न होते हैं, आप हमेशा एक बात इसमें तय रखें, याद रखें, दिमाग में बैठा लें कि इनको जो रुपया दिया जाता है, इनको रुपया हमेशा मेहनत के हिसाब से नहीं, इनकी कैपेसिटी के हिसाब से रुपया इनको दिया जाता है। वैसा नहीं है कि ये काम भाई 16 दिन में कर रहा है तो इसे ज़्यादा रुपया मिलेगा, ऐसा नहीं है। मुद्दा ये है कि जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि बात चल रही है ठेकेदारी की। आपको अगर ठेका दे दिया गया है कि आप 10 फीट गड्ढा गहरा खोदिएगा, उसको आपको 1000 रुपया देंगे, तो आपको 10 फीट गड्ढा चाहे 1 दिन में खोद दो, चाहे आप 10 दिन में खोद दो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फर्क ये पड़ता है कि आपको जो ठेका दिया गया था, आपने उस गड्ढे को, जो गड्ढे का ठेका दिया गया था, उसे आपने जो खोदा है, उसकी जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपकी क्षमता है, उस हिसाब से रुपया इसको दिया जाता है। ऐसे प्रश्नों में हम यही लॉजिक को बैठाते हैं। कह रहा है कि 3 व्यक्ति है, पहला व्यक्ति हमने कह दिया ए है, पहला व्यक्ति ए है, और दूसरा जो व्यक्ति है वो बी है, हमने उसे बी मान लिया, और जो तीसरा व्यक्ति है उसको सी मान लिया, लेकिन एक चौथा व्यक्ति भी इसमें जुड़ा है, बट अभी हमें चौथे वाले व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। कह रहा है इनको जो ठेका दिया गया है, वो ठेका दिया गया है सिर्फ 1200 रुपए का, ठीक है। अब इसमें ए बी सी का हिस्सा क्या होगा, और अंत में उसने पूछा कि डी का हिस्सा क्या होगा। तो मेरे भाई आप थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाएंगे। कह रहा है कि पहला व्यक्ति करता है 8 दिन में, कितने दिन में करता है, 8 दिन में। अगर पहला व्यक्ति मेरे दोस्त 8 दिन में करता है तो कोई दिक्कत नहीं, पहला व्यक्ति करता है 8 दिन में, और जो दूसरा व्यक्ति है वो कर रहा है 12 दिन में, तो दूसरा वाला 12 दिन में करता है, और जो तीसरा व्यक्ति है वो करता है 16 दिन में, ठीक है, वो कर रहा है 16 दिन में। तो अब आपका वर्क इसमें क्या है, आप सबसे पहले इनका लेंगे एलसीएम, यानी कि हमने ये कह दिया कि ये जो दीवार बन रही है, ठीक है, इस दीवार को बनाने में ए 8 12 16 सी सब समय लेते हैं, बट दीवार बनेगी इसमें कितने, जैसे ईंटा है या जो इसका सब सामान है, ये कितना है, मतलब किसी पे अगर काम कर रहे हैं तो वो काम दिखाई तो देगा। तो हमने कह दिया कि 8 12 16 का आप सबसे पहले एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम इनका होगा 48, और एलसीएम ही टोटल वर्क को दर्शाता है। किसे दर्शाता है बेटा, टोटल वर्क को एलसीएम ही दर्शाता है। तो आइए बात करते हैं ए की। तो ए जो लड़का है, ए 8 दिन अगर अकेले काम करता है तो वो 48 मीटर या 48 मीटर उसकी ऊंचाई, लंबाई, गहराई, ठीक है, चौड़ाई, जो भी समझ लीजिए। तो 8 दिन में अगर 48 मीटर गहराई करता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक दिन में कहीं ना कहीं 8 त्रिका 24 और 8 छंग 48, यानी एक दिन में वो 6 काम करता होगा। हमने ये उसका मान लिया, ठीक है। ऐसे ही बी जो है वो भी एक दिन में कहीं ना कहीं 12 चौको 48 4 काम करता होगा, और ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ये एक दिन में कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चे 3 काम करता होगा। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं। अब मुद्दा यहाँ से भटकता है, कह रहा है कि फिर चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर, किसकी, चौथे व्यक्ति की सहायता लेकर, मतलब ए बी सी सब तो काम कर ही रहे थे, ऐसा तो इसने कहीं नहीं बोला है सवाल में कि ए चला गया, बी चला गया, सी चला गया, ऐसा कुछ बोला है, नहीं बोला ना। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और आप ये लिख सकते हैं कि ये तीनों मिलकर तो काम कर ही रहे थे, उसके बाद में एक बंदा डी आ गया, उसने भी इनके साथ में काम किया। कितने दिनों तक, देखो 3 दिन। बताइए कितने दिनों तक काम किया, 3 दिनों तक काम किया। मतलब जब सब मिल गए तब उन्होंने 3 दिन तक काम किया। तो काम करेंगे तो इसी में भाई, काम तो इसी में करेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, अगर चारों मिलकर 3 दिन में, तो ये बताओ कि अगर ये इसमें इसका भाग दे दें तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो इनका निकल के आया है 16, यही तो इनकी कैपेसिटी है सभी की। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। हमने बोला था कि जो इनको धनराशि मिलेगी, इनको हमेशा कैपेसिटी के हिसाब से मिलेगी। तो 16 जो है वो 12 के बराबर कर दो, आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं। या फिर मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि अगर a + b + c
इनकी सबकी कैपेसिटी 6 + 4 + 3 है, और जबकि इसके साथ में जब डी जुड़ा है, चौथा व्यक्ति जुड़ा है, तब इनकी सबकी कैपेसिटी कितनी है? 16। ठीक है, जिसमें से हम ये भी कह सकते हैं कि ए की कैपेसिटी 4 है, सॉरी 6 है, बी की 4 है, सी की 3 है। मतलब इनकी टोटल कितनी हो गई? 6 × 4 = 10 और 3 = 13। कितनी हो गई? 13। और यहाँ पे जब सब काम कर रहे हैं तब 16 है। अगर हम 16 में से 13 घटा दें तो हमें ये पता चलेगा कि डी की कैपेसिटी कितनी निकल के आई है? 3 निकल के आई। मतलब ये जो डी है इसने एक दिन में 3 काम किया है, तो 3 दिन में 9 काम करेगा। बोलो बात सही है? ठीक है, तो ये बताओ कि सबको रुपया कितना मिल रहा था? 1200। किसके हिसाब से? कैपेसिटी के हिसाब से। तो 16 के बराबर हम लिख सकते हैं 1200, तो 1 के बराबर लिख सकते हैं 1200 बटे में 16, और गुणा करना है 3 का। क्यों? इस वजह से क्योंकि हमें डी की वैल्यू का पता करना है। किसकी वैल्यू का पता करना है? डी की वैल्यू का। तो आप भाई ऐसा करिए, भाग दे दीजिए इसमें। ठीक है, 4 चौको 16, 4 3 12, मतलब कितना हो गया? 300। और 300 मतलब हो जाएगा आपका 3 × 3 = 9, 900। और 900 बटे 4 का जब भाग देंगे तो भैया आ जाएगा आपका, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, सही है, 4 दूनी 8 हो गया। और बचा हमारा कितना? 4 दूनी 8, बचा 2, मतलब 10 हो गया। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 5 4 पंचे 20। यानी हम ये कह सकते हैं कि बी को कुल कितनी धनराशि देनी पड़ेगी? तो बी को देनी पड़ेगी 225 रुपया। बोलो भाई, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अगला सवाल लेके चलते हैं। देखो, जो अगला सवाल है वो ये कह रहा है कि 1 से 60 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? ठीक है, देखो भाई यहाँ से एक पॉइंट है, कह रहा है वर्गों का योग। ठीक है, यहाँ से समझो, वर्गों का योग। देखो, इस सवाल को और भी एक तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे सवाल है आपका, एक सवाल और जिस तरीके से लिखा जाएगा वो ये सवाल है, हम लिख सकते हैं 1 + 4 + 9 + 16 प्लस में 25 प्लस में 36 और प्लस में 49 और डॉट 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 मेरे दोस्त 36। ये सवाल ऐसे और एग्जाम में लिखा हुआ आएगा। जो सवाल ऊपर लिखा है वही सवाल ये नीचे लिखा है। ठीक है, और एक तरीका और होता है सवाल लिखने का, इसे एक और तरीके से भी लिखा जाता है। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर, डॉट 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 आगे लिखा होगा 60 का स्क्वायर। ये सवाल इस तरीके से भी आपका एग्जाम में बनेगा। यानी पहला टाइप होगा या तो सवाल का, या फिर दूसरा टाइप होगा, या फिर सवाल का तीसरा टाइप होगा। यानी इस प्रकार से सवाल आता है। तो जब भी आपका एग्जाम में ऐसा सवाल बनता है तीनों में से कोई एक, तो आप सबसे पहले एक सवाल का फार्मूला रखेंगे। वो फार्मूला ये होता है जिसको करने के लिए n+1 और अगले ब्रैकेट में होता है 2n+1 और बटे में 6। क्या होता है बेटा? 2n+1 और बटे में 6। ये इसका फार्मूला होता है n+1 और 2n+1 बटे में 6। यानी कि इस बड़े, इतने बड़े से सवाल को इस छोटे तरीके से भी सवाल को हम लोग करेंगे फार्मूले से कि n+1 और अगले ब्रैकेट में होगा 2n+1 और बटे में 6। जो n होगा मेरे दोस्त, वो n होगा यहाँ का 60। मतलब n जो है वो अंतिम पद है, और इसका हम फार्मूलों का ही एक पूरा का पूरा वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और उसका हम जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसमें आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। उसमें जितने भी सवाल आते हैं फार्मूले वाले, ठीक है, विषम के, सम के, ठीक है, प्राकृत संख्याओं के जितने भी फार्मूले होते हैं वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो n जहाँ है वो 60 है, हमें 3600 नहीं लेना, हमें क्या लेना है? 60 लेना है। तो मेरे दोस्त हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 60 और 60 में 1 जोड़ देंगे 61 और फिर गुणा में 60 दूनी 120 और 121 और बटे में 6। जब इसे काट देंगे तो हमें पता चलेगा कि बचा हमारा कितना? 10 गुणा 61 और गुणा में 121, यानी ये हो गया हमारा कितना? 610 और गुणा में 121। जब इनका मल्टीपल करते हैं तो हमें मिलता है 73,810 और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा 73,810। बताइए। ठीक है,
तो ऐसे सवालों में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, हम इसका वीडियोज अपलोड कर देंगे, ठीक है, बताएंगे बढ़िया तरीके से, उसमें हमने आपको बताया भी है। और बस कहना इतना चाह रहे हैं कि दोस्त आप सभी लोग सपोर्ट करो, ठीक है यार, सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़ाओ, है ना, इसको शेयर वायरल कर दिया करो, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो बच्चे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो और अच्छी अच्छी चीज़ें आप सभी तक पहुँचेंगी, ठीक है। चलिए भाई, तो आगे सवाल लेके चलते हैं एक और अच्छा सा। चलिए आगे सवाल है ना, 15,729 की घात लिखा है 10,000 और माइनस में है 2576, यानी 2,576 की घात दिया है 1798 का चरमांक क्या होगा। सुनो, जो चरमांक होता है, चरमांक को हम लोग एक दूसरी भाषा में इकाई अंक कहते हैं, ठीक है। ये जो है इसे इकाई अंक के नाम से भी जाना जाता है चरमांक को, और जिसे अंग्रेजी भाषा में हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं। तो अब इस सवाल में करना क्या है, हमें इसका इकाई अंक बताना है, ठीक है। क्या बताना है हमें इसका इकाई अंक बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे जब हमने प्रश्न को देखा तो हमने आपको एक लॉजिक बताया था, यानी एक तरीका बता चुके थे कि अगर 9 की घात, मेरे प्यारे बच्चे, अगर यहाँ पे 9 है, पूरी संख्या में इकाई अंक देखो उसका 9 है, इकाई अंक पढ़ रहे तो इकाई अंक से मतलब 9 है, और 9 की घात जब बेटा सम होता है तो हमेशा इकाई अंक उसका आंसर 1 बनता है, याद रहना चाहिए आप, ठीक है। और जब 9 की घात विषम होता है तो उसका इकाई अंक जो होता है वो स्वयं वही संख्या होती है, याद रखना। अगर 9 की घात सम है तो उत्तर 1 होता है, यानी इस पूरे को करने से बेहतर है कि हम यहाँ पे ये पता कर ले कि 9 की घात अगर सम है, 10,000 सम है, तो अगर सम है तो उत्तर 1 होगा, और अगर यहाँ पे विषम होता है, यहाँ पे मान लो 10,003 होता, तो कहीं ना कहीं उसका जो आंसर होता वो 9 बनता। या फिर आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि अगर हमें यहाँ पे इकाई अंक इनका पता करना है तो 10,000 में, मेरे प्यारे भाई, आप 10,000 में भाग लगा दे 4 का। 4 का भाग क्यों दिया जाता है, इसका भी मतलब हम एक वीडियोज में आप सभी को बता चुके हैं कि 4 का भाग क्यों देता है या क्यों इसमें दिया जाता है, उसमें जाके चेक कर लेना, ठीक है। हम सारे के सारे जितने वीडियो होंगे इस प्रकार के हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। तो जब इसका भाग भी देंगे तब भी आप पता कर लेना, तब भी जो यहाँ पे विषम है तो इसका उत्तर 1 ही बनेगा, यानी इस पूरी प्रक्रिया का यहाँ पे हमें डायरेक्ट 1 लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 है, 6 की घात 1798 है, आप 4 का भाग देंगे इकाई और दहाई में, 4 का नियम होता है इकाई और दहाई में 4 का भाग दे दो किसी भी संख्या में, अगर 4 का भाग पूरी तरह चला गया तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या 4 से पूरी तरह डिविजिबल होगी, ठीक है। या अगर इसमें जो शेष बचेगा तो हम वही शेष को इसकी घात के रूप में रख लेते हैं, अगर 0 बचता है तो स्वयं 4 मान लेते हैं जिससे भाग दिया जाता है। आप ऐसा करिए, आप ये देखिए कि यहाँ पे 6 है, ठीक है, और हमने आप सभी को बताया था कि जब भी 0, 1, 5 और 6 दिया हो किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना है तो वो सेम हमें वही संख्या प्राप्त होती है 0, 1, 5, 6 की। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो इकाई अंक होगा वो 6 होगा। अब चिन्ह लगा है माइनस का, तो आप कह सकते हैं भैया ये माइनस का 6, ये प्लस का 1, जब इससे हम घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, बट ये उत्तर बिल्कुल गलत है। इस वजह से, क्योंकि किसी भी संख्या का इकाई अंक माइनस में नहीं हो सकता। जैसे हम आपको एक नंबर लिखें, जैसे आपका नंबर ये है, अब बताओ इसका इकाई अंक क्या है, 9, तो इकाई अंक कभी भी बेटा माइनस में नहीं होता है, इसीलिए पहले जो संख्या दी होगी जो छोटी है, यानी प्लस की जो छोटी है, उसमें हम +10 कर लेंगे। कितना करेंगे, +10 करेंगे, 11, और 11 में से 6 जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि प्लस का 5 इसका उत्तर होगा। बताइए सभी को ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, जो हम सवाल करा रहे हैं वो सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला सवाल एक और लेके चलते हैं, बेहतर सा, बढ़िया सा। देखो अगला सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष में निवेश की ही राशि और प्राप्त मिश्र धन का जो अनुपात है वो 5:8 है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्र धन का अनुपात। तो भाई अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, राशि कितनी है 5 यहाँ पे,
और अमाउंट दिया उसने 8, यानी 5 था। कितना था मेरे भाई? 5 रुपए था। 5 रुपए से 8 रुपया हो गया। आप ऐसे दिमाग लगाएंगे, जब भी ऐसा सवाल आए तो हमने ये कह दिया कि 500 नहीं था, कितना था? 500, सॉरी 5 नहीं था, कितना था? 500। और प्राप्त मिश्रधन, मिश्रधन कितना होगा फिर? 800 होगा। हमने आसान कैलकुलेशन बनाने के लिए हमने ये कह दिया कि 5 के स्थान पे 500 होगा और 8 के स्थान पे 800 होगा। अच्छा, ये कितने साल में हो रहा है? 5 साल में, यानी 500 रुपया 5 साल में 800 रुपया हो गया। तो आप हमें ये बताओ कि 5 साल में आपको ब्याज कितना मिला? आप तुरंत कहोगे भैया 300 मिला। तो जो 1 साल में ब्याज मिलता है वही हमारा, मेरे प्यारे बच्चे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। बोलो, सभी को समझ में आया? सॉरी, क्या कर दिया हमने? 5 साल पे हमें ब्याज मिल रहा है 300, तो 5 का 30, एक यानी 1 साल पे ब्याज मिल रहा है 60, सॉरी 1 साल पे ब्याज मिल रहा है कितना? यानी 5 साल पे ब्याज मिला हमें 300, और 300 ब्याज मिला। हाँ ठीक है, 5 साल में अगर 300 मिला तो 1 साल में ब्याज मिला हमें कितना? 60 रुपया। 1 साल में ब्याज मिला 60 रुपया, और कितने पे मिला? आप तुरंत कहेंगे भैया 500 पे मिला। कितने पे मिला? 500। तो बट्टे में रखेंगे 500 और गुणा कर देंगे कितने का? 100 का, क्योंकि उसने रेट पूछा और रेट हमेशा परसेंटेज में होता है। तो 0 से 0 कट गया, 5 से काट दो। आप ये कह सकते हैं 12 पंचे 60%। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 12% आएगा। इसे और भी कैसे कर सकते हैं? देखो, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 800 है। 5 साल में ब्याज मिला कितना? हमें 300 मिला। यानी हम अगर इसे काटना चाहें तो आप ये कह सकते हैं भैया यहाँ से ये कट गया, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 3 रुपए। कितने का अंतर आ गया? 3 रुपए का। अगर इनका अंतर 3 रुपए का है, मतलब हमें ब्याज मिला 5 साल में कितना? 3 रुपया। हमें चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी दर बराबर होता है आपका ब्याज गुणा 100, और बटे में हम लिख सकते हैं मूलधन और गुणा में समय। अच्छा, ब्याज कितना मिला आपको? 300, और 100 रखेंगे गुणा में, बटे में मूलधन कितना आपको है? 500। आप लिख सकते हैं मेरे भाई, अगर मूलधन 5 है तो यहाँ पे समय कितना है? 5 साल। बोलो, किसी कोई दिक्कत? 25 पंचे 100 और 25 चौको 100। 25 पंचे 100, सही है, 25 और 25 चौको 100, 4 3 कितना हो गया बेटा? 12%। इसका एक और भी तरीका हो गया, खत्म हो गया। बताओ, किसी भी बच्चे को कोई डाउट? उम्मीद करते हैं किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आज के सेशन का हमारा अंतिम वीडियो था, और बस इतना कह रहे हैं कि आप लोग जब इसमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से इसको वायरल करेंगे। अगर समझ में आता तो चीज़ों को आप लोग भी समझें, इम्प्रूव करें और साथ दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त, जय हिंद, जय भारत।